हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग मस्त होंगे, चकाचक होंगे। और आप लोगों की परीक्षा इतनी नज़दीक आ गई है तो उस परीक्षा की तैयारी में बिल्कुल भी व्यस्त होंगे। ओके, आज का यह जो वीडियो है आप लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मात्र यही एक ऐसा वीडियो है जिसको पूरा देखकर आप 12th क्लास के पूरे इंग्लिश के किताब की अच्छी तरह तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि मात्र एक वीडियो देखिए और पूरा बुक ही आपका कवर हो जाएगा। क्योंकि इसमें मैं आप लोगों के लिए 100 क्वेश्चंस लेकर आया हूँ और वो 100 क्वेश्चंस पूरे बुक से हैं, जिसमें से 80 क्वेश्चंस बुक से हैं और 20 क्वेश्चंस स्टोरी ऑफ इंग्लिश से हैं। बहुत सारे तो बिहार बोर्ड के ऐसे भी बच्चे हैं जिनको ये भी नहीं पता चलता है कि इंग्लिश में दो किताबें भी है क्या, परंतु है। आप जो रेनबो पढ़ते हैं पार्ट 2, उसमें 21 चैप्टर्स हैं। उससे पूरा क्वेश्चंस बोर्ड में नहीं पूछा जाएगा, 30 ही क्वेश्चंस पूछा जाएगा। और 10 क्वेश्चंस कहाँ से रहते हैं? स्टोरी ऑफ इंग्लिश से रहते हैं। तब जाकर 40 क्वेश्चंस हुए और 60 क्वेश्चंस ग्रामर से रहते हैं। तो 40 में 40 आपका आ जाए, इसी उद्देश्य से मैं आज आप लोगों के सामने यह वीडियो लेकर आया हूँ। अतः आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप 2025 में इंटर एग्जाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को गौर से देखिएगा, क्योंकि यह एक वीडियो आप लोगों के पूरे बुक की ही तैयारी करवा देगा। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इंग्लिश का टेस्ट सॉल्यूशन। इंग्लिश का हम ऑफलाइन ट्यूशन भी पढ़ाते हैं। मेरे ट्यूशन का नाम है ग्लोरियस इंस्टीट्यूट शाहपुर, जो शाहपुर में लोकेटेड है। और यहाँ पर इंटर की पढ़ाई होती है, इंग्लिश और हिंदी दोनों। तो इसी पेपर का मैं स्टूडेंट्स को टेस्ट लिया, तो आज इसका सॉल्यूशन दे रहा हूँ। तो दोनों काम हो जाएगा। वे लोग अपना कवर भी कर लेंगे, मिला लेंगे कि हमने कितना सही किया है। और जो टेस्ट नहीं दिए हैं या जो ट्यूशन में नहीं पढ़ रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, खुद से तैयारी कर रहे हैं, वे लोग भी अपने आप को जांच सकते हैं कि ये 100 में आपको कितना नंबर प्राप्त होता है। ओके, अतः इस वीडियो के द्वारा आप खुद को चेक भी कर सकते हैं और अपने नॉलेज को क्रिएट कर सकते हैं। ओके गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन देखिए, खालिस्तान आर रूलर्स ऑफ एंशियंट इजिप्ट, यानी एंशियंट इजिप्ट के शासक कौन थे? ओके, ये पूछ रहा है। तो कौन थे? फराओज। आप पहला पार्ट देखिएगा, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जो कि महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई पार्ट है। इसमें आपको फराओज मिल जाएंगे। एक बात और आपसे रिक्वेस्ट है कि अब उतना डिटेल्स नहीं बता पाएंगे, अन्यथा बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, क्योंकि 100 क्वेश्चन है। थोड़ा एकदम शॉर्ट में ही लेकर चल रहे हैं। आप आंसर अभी ध्यान दीजिए, एक्सप्लानेशन मेरे और सभी वीडियोस में आप देख सकते हैं। ओके, चलिए। प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द मोटो ऑफ, सादा जीवन उच्च विचार किनका मोटो रहा है? ईस्टर्न फिलोसोफर, वेस्टर्न फिलोसोफर। पाठ में क्या आया है? वेस्टर्न फिलोसोफर, पश्चिमी देश के एक दार्शनिक है, उन्हीं का ये थिंकिंग है कि प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, हमारा जो जीवन हो सादा हो, लेकिन हमारी विचार क्या हो? उच्च हो। लेकिन आज उल्टा ही चल रहा है। आज लोग क्या कर रहे हैं? यहाँ हाई लिविंग कर दे रहे हैं, अब प्लेन थिंकिंग कर रहे हैं। माने ठाट बाट बढ़िया घर बना दे रहे हैं, नौकर चाकर गाड़ी वगैरह सब कुछ ला दे रहे हैं। माने लिविंग को हाई कर दिए और थिंकिंग लो कैटेगरी का रखते हैं। तो दिस इज नॉट फेयर, ऐसा होना ही नहीं चाहिए। गांधी जी के अनुसार हमारी थिंकिंग हाई होनी चाहिए, लिविंग तो प्लेन भी रहे तो कोई बात नहीं है। ओके, चलिए आगे। खालिस्तान इज नोन एज द फादर ऑफ द नेशन और बापू, किनको राष्ट्रपिता कहा जाता है या बापू कहा जाता है? तो किनको? महात्मा गांधी को। दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन। यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन रून फॉर इंडिया। देखिए, इंडियन सिविलाइजेशन इज द बेस्ट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में सबसे भारत की सभ्यता ही बेहतरीन है। और चाइनीज सिविलाइजेशन कैन कंपेयर टू इंडियन सिविलाइजेशन, चाइना का सभ्यता जो है वो इंडियन सिविलाइजेशन से कंपेयर कर लेता है। अन्यथा दुनिया में और कोई ऐसा देश नहीं है जो अच्छी सिविलाइजेशन वाला हो। हम इंडिया में रहते हैं, यूरोपियन सिविलाइजेशन को अपनाते हैं, तो यह हमारे लिए क्या होगी? बर्बादी होगी। ओके, आगे। डॉक्टर जाकिर हुसैन इज द ऑथर ऑफ द पीस, डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा कौन सा पाठ लिखा गया है? तो भारत इज माई होम। डॉक्टर जाकिर हुसैन राष्ट्रपति के रूप में चुने गए थे और राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने के बाद जब उन्होंने भाषण दिया था, उसी भाषण से ये पाठ संकलित है। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन, द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, इट इज अलाइव एंड डायनेमिक। देखिए, बहुत लोग क्या कहते हैं, ए जौन बीत गोल तौन बीत गोल, ओकरा बारे में सोच के का होई, लेकिन नहीं, ये कहते हैं पास्ट इज नॉट डेड, हमारा भूत कभी मरता नहीं है और नहीं स्थिर रहता है, बल्कि वो क्या है? लिविंग अलाइव एंड डायनेमिक, वह गतिमान है। जैसे मान लीजिए मैं स्टूडेंट लाइफ में सबसे खराब स्टूडेंट रहा करता,
सबसे खराब रहता, पढ़ने पर कभी ध्यान ही नहीं देता, या कैरेक्टरलेस रहता, या बहुत ही ज़्यादा उद्दंड रहता, पढ़ाई को अपनाता ही नहीं, तो क्या अभी आप लोगों को मैं पढ़ा पाता? पॉसिबल ही नहीं था। मैं जब खुद ज्ञान नहीं बटोरूंगा तो दूसरों को क्या ज्ञान दूंगा? तो हमारा फ्यूचर हमारे पास्ट पर डिपेंड करता है कि हम किस तरह अपना लाइफ जी रहे हैं। यदि बढ़िया से आप स्टूडेंट हो, यदि इस समय आप बढ़िया लाइफ जी रहे हो, नॉलेज हासिल कर रहे हो, बढ़िया से पढ़ रहे हो, तो आपका फ्यूचर ग्रो कर रहा है। तो फ्यूचर किस पर डिपेंड है? आपके लाइफ पर। यानी पास्ट कभी मरता नहीं है, पास्ट जुड़ा रहता है आने वाले समय से भी। कभी कभी जैसे नेताजी कोई मुखिया में खड़ा हो गया, और मुखिया में खड़ा हो गया तो लोग क्या करते हैं? उसको आज को देखकर वोट देते हैं, उसके पास्ट को देखते हैं, ये कैसन आदमी रहल हटे, ये अच्छा चरित्रवान बाकी ना, ये क्वालिफिकेशन बाकी ना, ये का कर सकेला, लोग बीती हुई बातों को देखते हैं। तो आप ये गलत फहमी छोड़ दीजिए कि हमारे पास्ट का हमारे ऊपर कोई अस्तित्व नहीं है। पास्ट कभी डेड नहीं होता है, पास्ट हमसे जुड़ा रहता है, एवरी टाइम जुड़ा रहता है। ओके, आगे क्वेश्चन नंबर 7। खालिस्तान इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल बिल्डिंग, यानी राष्ट्र के निर्माण का सबसे मुख्य औजार क्या है? एडुकेशन। जिस राष्ट्र की शिक्षा अच्छी है उस राष्ट्र को विकसित होने से कोई नहीं रोक सकता है। डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द ओथ ऑफ लॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने संविधान के प्रति निष्ठावान रहने के लिए शपथ लिया है। ओथ मतलब शपथ, लॉयल्टी मतलब निष्ठावान। आगे, नन्नू काका वाज द नरेटर्स खालिस्तान। नन्नू काका क्या थे? नरेटर के मैटरनल अंकल थे, मामा ही न लगते थे। ये ओ वाला पार्ट है, द पिंच ऑफ ए स्नफ, उसमें आप पढ़िएगा तो पता चलेगा नन्नू काका लेखक के क्या लगते थे? मामा लगते थे। तो 9 का सही जवाब होगा ए। ओके, अगला, देयर इज नथिंग लाइक ऑनेस्टी वाज सेड बाय। ऑनेस्टी से बढ़कर दुनिया में कुछ नहीं है, ये किसने कहा था? तो नन्नू काका ने कहा था। किससे कहा था? धोबी से। कब? जब उसको 2 रुपया का नोट दिया था तब। और वही 2 रुपया का नोट देकर वो धन का प्रदर्शन कर दिया, सिक्का ऑटो डीलर को दिखा दिया कि मैं कितना धनवान हूँ, और इसी की वजह से उसको बहुत बड़ी इनोर्मस कार भी मिल गई, जिसके थ्रू वह मंत्री जी को क्या कर लिया? इम्प्रेस कर लिया था। पढ़िएगा कहानी, हम तो अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाए हैं, जो भी देख रहे हैं उनको लग रहा हो कि हाँ हाँ भैया ट्यूशन में बतलाए थे, आप लोग के भी टीचर बतलाए होंगे। समझ गए ना? चलिए आगे, नन्नू काका गिव द खालिस्तान 2 रुपीज नोट एज अ रिवार्ड। तो धोबी को दिए थे, समझ गए ना? रिवार्ड के रूप में। क्यों रिवार्ड के रूप में? क्योंकि धोबी को पहले ही सिखा दिए थे कि मैं कोट के इनर पॉकेट में एक क्या करते हैं उसको, चेक रखता हूँ, तुम वहां पे जाना तो चेक लहराते हुए लेकर आना। समझ गए ना? अब मैं खुश होकर तुमको प्राइज भी दे दूंगा, फिर प्रदर्शन भी हो जाएगा कि मैं इतना केयरलेस व्यक्ति हूँ कि ऐसे ऐसे चेक तो ऐसे ही फेंका रहता हूँ। ओके, आगे, नन्नू काका वॉज व्हाइट हेयर्ड विद खालिस्तान। तो नन्नू काका की जो बाल थे उजले थे, विद एन इम्प्रेसिव मोस्टाच। मोस्टाच मतलब क्या होता है? मूछें। माने उनकी जो मूछें थी ना बहुत इम्प्रेसिव थी, एकदम भड़कदार मूछें रखे थे और बाल सफेद थे। ओके बाबू, चलिए अगला देखते हैं। मार्टिन लूथर किंग डिसलाइक्स खालिस्तान डिस्क्रिमिनेशन। तो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, सेक्स डिस्क्रिमिनेशन नहीं, लिंग का भेदभाव नहीं, नस्लीय भेदभाव वहां पर था। समझ गए ना? गोरे और काले का भेदभाव था, लड़का लड़की का भेदभाव अमेरिका में नहीं था। समझ गए ना? नस्लीय भेदभाव। समझ गए ना? जो निग्रो जाति के लोग थे एकदम ब्लैक थे, और व्हाइट अमेरिकन ब्लैक अमेरिकन से नफरत करते थे, इतना नफरत कि हर जगह उन लोगों को कुछ भी अधिकार ही नहीं दिए थे। समझ गए ना? वोट देने का अधिकार, ना बाजार में घूमने का अधिकार, ना पढ़ने लिखने का अधिकार, कुछ भी नहीं। आगे, द बैंक ऑफ जस्टिस इज बैंकक्रप्ट। द बैंक ऑफ जस्टिस इज बैंकक्रप्ट, यानी न्याय का जो बैंक है वो दिवालिया हो चुका है। उनके भाषण में आया है, मार्टिन लूथर किंग भाषण दिए हैं। समझ गए ना? लिंकन मेमोरियल हॉल की सीढ़ियों पर वहीं से है। आगे, खालिस्तान इज sweltering विद द हीट ऑफ injustice and ऑपरेशन। मिसिसिपी, मिसिसिपी जो जगह है वह पिघल रहा है, गर्मी से पिघल रहा है। किसकी गर्मी? अन्याय और अत्याचार की गर्मी से। ऑपरेशन मतलब अत्याचार, और वो अन्याय अत्याचार कौन कर रहे हैं? गोरे लोग कर रहे हैं, और इससे मिसिसिपी पिघलता जा रहा है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन। द इमेंसिपेशन प्रोक्लामेशन वाज साइंड बाय अब्राहम लिंकन।
मुक्ति घोषणा पत्र पर किसके द्वारा साइन की गई थी? अब्राहम लिंकन। उसने मुक्त कर दिया था सभी निग्रो जाति के प्रदायकों के, कोई अब दास प्रथा में नहीं रहेगा, कोई किसी का गुलाम नहीं रहेगा। तो इसी बात की तो दुख है मार्टिन लूथर किंग जूनियर को कि अब्राहम लिंकन साइन करके हम लोगों को आज़ाद किए और ये लोग अभी तक हम लोगों से इतना भेदभाव कर रहे हैं। यानी हम वाकई में आज़ाद नहीं हुए हैं, जब भेदभाव के शिकार हैं तो अभी तक गुलाम हैं। ओके, आगे। व्हेन वाज बर्ट्रैंड रसेल बोर्न? बर्ट्रैंड रसेल का जन्म कब हुआ था? तो इसके बारे में आप लोग मालूम है, ईस्वी वगैरह आप लोग याद रखते ही हैं। तो बर्ट्रैंड रसेल का जन्म कब हुआ था? तो 17 का सही जवाब हो जाएगा डी, 1872 ईस्वी में। बर्ट्रैंड रसेल का जन्म कब हुआ था? 1872 में। ओके। द इन्वेंशन ऑफ खालिस्तान वॉज मोर इंपॉर्टेंट दैन डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल। तो एग्रीकल्चर, देखिए पहले तो पशुपालन का आविष्कार हुआ। लोग जो जानवरों को मार कर खाते थे उस जानवरों को पालने लगे, इनसे उनको बोझ ढोने में भी सहायता मिलने लगी और दूध भी प्राप्त होने लगा, फिर मीट भी मिल जाता था, हर तरह से उनका जीवन प्लीजेंट हो गया। लेकिन उससे भी बढ़िया किसका इन्वेंशन था? एग्रीकल्चर। जब कृषि होने लगी तो मनुष्य को मनचाहा फसल उगाने की आज़ादी मिल गई, आराम से वो फसल उगाकर खाने लगे। तो क्या होगा? एग्रीकल्चर। अगला, खालिस्तान वाज ऑल्सो ए कमेंटेटर ऑन अ लार्ज वेराइटी ऑफ टॉपिक्स। तो बर्ट्रैंड रसेल, ये चौथा पार्ट का है, आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड। अब देखिएगा मिल जाएगा। ओके, ये विभिन्न प्रकार के टॉपिक्स पर भाष्यकर भी थे, टीका टिप्पणी देने वाले थे। The development of language was sudden, very fast, gradual, useless. Gradual यानी भाषा का जो डेवलपमेंट हुआ, विकास हुआ, वो धीरे धीरे हुआ। ग्रेजुअल का अर्थ होता है धीरे धीरे होना। अचानक से थोड़ी ना हम भाषा बोलना सीख गए हैं। आपको भी क्या लगता है कि अचानक से भाषा बोलना सीख गए हैं? बाप रे, इसके लिए कितना मेहनत लगा है। हम जो पढ़ा रहे हैं एक लैंग्वेज में पढ़ा रहे हैं, ये लैंग्वेज तक आने में हमारे आदि मानवों को कितना मेहनत लगा था। ग्रेजुअली प्रोसेस है। ओके, आगे। सेबी सोबीज वाज कलेक्टिंग कार्ड्स। सेबी का शौक था किस चीज को इकट्ठा करने में? कद्दू को इकट्ठा करने में। सेबी कौन था? जापान का लड़का था, बेहद ही बढ़िया आर्टिस्ट था। और ये द आर्टिस्ट चैप्टर से है जिसके लेखक सिग्गा नोवेया है। समझ गए? हर चीज का एक्सप्लेनेशन मेरे पास बहुत ज्यादा है, लेकिन अभी बस केवल मिलाना है आंसर। बाकी आप लोग और वीडियोस देखिएगा, मिल जाएगा। यू आर एन इडियट, खालिस्तान साउटेड। तुम इडियट हो, मूर्ख हो। किसने चिल्लाया? द टीचर, द डॉक्टर, द प्रिंसिपल, हिज फादर। द टीचर, शिक्षक डांटे। कब? जब सेबे स्कूल में कद्दू की पॉलिशिंग करते हुए पकड़ा गया, तब कहे कि तुम्हारे जैसे लड़के का कोई भविष्य ही नहीं है, यू आर एन इडियट। इसका आंसर क्या होगा? द टीचर। 22 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ए। ओके, 22 का क्या हो जाएगा? ए। चलिए अगला देखते हैं। द आर्टिस्ट इज रिटन बाई, आ ही गया। आर्टिस्ट जो कहानी है वो किसके द्वारा लिखी गई है? सिगा नोवेया के द्वारा। आगे। द क्यूरियो डीलर पेड खालिस्तान फॉर द कन्फिस्केटेड गार्ड। क्यूरियो डीलर ने जो कद्दू छीन लिया टीचर, चपरासी को दे दिया, उस चपरासी को कितना रुपया दिया था? 50 येन। कितना येन? 50 येन। और वो जो था माने क्या दुकानदार, वो किसी वेल्दी कलेक्टर को बेचा था 600 येन में। याद रखिएगा, चपरासी तो 50 येन लेकर खुश हो गया, धधा गया कि बाप रे, पहली बार कोई टीचर किसी चपरासी को ऐसा गिफ्ट दे दिए हैं जो उसके साल भर की कमाई के बराबर है। लेकिन वो जो दुकानदार था वो उससे भी बड़े वेल्दी कलेक्टर को बेचा था 600 येन में। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। इन बांग्लादेश रूपथोका इज अ काइंड ऑफ फेरी टेल। बांग्लादेश में शाम के समय, रात के समय घर की महिलाएं छोटे छोटे बच्चों को कहानी सुनाती हैं। उस कहानी का नाम क्या है? रूपथोका। अगला, गार्लैंड्स ऑफ खालिस्तान वर गिवन टू ए न्यू बेबी। जब नया बच्चा जन्म लेता है किसी महिला को, तो उसको बाहरी भूत प्रेत से नजर न लगे, बाहरी लोगों से नजर न लगे, इसलिए उसको माला पहनाई जाती है। किस चीज की? टर्मरिक एंड गार्लिक यानी हल्दी और लहसुन की माला पहनाई जाती है। आगे। जर्मन ग्रियर वाज बोर्न इन। जर्मन ग्रियर का जन्म कब हुआ था? तो जन्म वगैरह आप लोग याद रखिएगा, ये भी बेहद इंपॉर्टेंट होता है। नहीं याद होगा तभी कोई बात नहीं है, क्योंकि एग्जाम में 50% एक्स्ट्रा क्वेश्चंस रहेंगे। नहीं आ रहा है फिर भी कोई बात नहीं है। ओके, तो जर्मन ग्रियर का जन्म कब हुआ था? 1939 ईस्वी में। चलिए अगला। खालिस्तान विजिटेड एन इनॉर्मस मॉडर्न हॉस्पिटल फॉर बंटू पेरेंट्स। बंटू पेरेंट्स गलत है, बंटू पेशेंट्स। यहाँ पेरेंट्स नहीं होगा, पेशेंट। यानी बंटू पेशेंट्स को देखने के लिए एक बहुत बड़े
मॉडर्न हॉस्पिटल में कौन पहुंची थी? शीला किजिंग। कौन पहुंची थी? शीला किजिंग। समझ गए ना? ये किस पार्ट से है? अ चाइल्ड इज बोर्न, जो जर्मन ग्रियर के द्वारा लिखा गया, उन्हीं की सहेली थी, वही गई थी। वहीं पर जाकर देखी कि बाप रे, जगह जगह महिलाएं कराह रही है, पूरा प्रसूति वार्ड औरतों से भरा हुआ है, जगह जगह खून के ऐसे ही थक्के लगे हुए, कोई साफ नहीं कर रहा था। आगे, वेन वी स्पीक ऑफ द फ्रीडम ऑफ द प्रेस वी यूजुअली मीन फ्रीडम इन ए टेक्निकल सेंस, यानी जब भी हम लोग प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में बातचीत करते हैं, हमारा सेंस टेक्निकल ही होता है, तकनीकी सेंस में हम लोग बातें करते हैं। आगे, अ फ्री एंड फेयर प्रेस इज द ट्रू वॉच डॉग ऑफ डेमोक्रेसी। यदि हमारा प्रेस ही बढ़िया है, क्योंकि बड़े बड़े दिग्गज नेता जो हमारे शासक है, यदि डरते हैं तो एकमात्र प्रेस वालों से, क्योंकि प्रेस वाला कभी भी उनको बहुत सारे उलझनों में फंसा सकता है। तो यदि अच्छा प्रेस हो तो वह हमारे प्रजातंत्र का क्या है? रखवाला है। जैसे घर का रखवाला कुत्ता होता है, वैसे ही डेमोक्रेसी का रखवाला कौन बन जाएगा? प्रेस। ओके, आगे चलिए अगला क्वेश्चन। द फर्स्ट चीफ सोर्स ऑफ द न्यूज पेपर रेवेन्यू इज एडवर्टाइजमेंट। देखिए, हमारे 4 रुपया 5 रुपया का अखबार खरीदने से न्यूज़पेपर का खर्चा नहीं चलने वाला है। समझ गए ना? उसको सबसे ज्यादा राशि कहाँ से प्राप्त होती है? प्रचार से। कभी कभी न्यूज़पेपर में देखे होंगे कि फर्स्ट पेज पर ही बहुत बड़ा ऐड आता है। सोचिए, वो ऐड के लिए उस कंपनी का मालिक करोड़ों रुपया दिया होगा। तो न्यूज़पेपर को सबसे ज्यादा इनकम किससे होता है? एडवर्टाइज से। और दूसरा सोर्स क्या है? वेल्थ ऑफ द ऑनर। ऑनर की जो और संपत्तियां हैं, कोई विश्वविद्यालय खोलकर बैठा है, कोई हॉस्पिटल खोलकर बैठा है, वहां से आती है। ओके, आगे, अकॉर्डिंग टू डोरथी अल्सेयर्स न्यूज़पेपर शो एंड ऑल खालिस्तान परवेडिंग केयरलेस अबाउट फाल्सहुड पॉलिटिक्स वेरासिटी फैशन। तो वेरासिटी यानी डोरथी एल सीयर्स के अनुसार न्यूज़पेपर में वेरासिटी दिखलाई जाती है। समझ गए ना? यानी उनको यही लगता है कि जनता मूर्ख है, हम जो छापेंगे वही समझेंगे। माने तथ्यों का उलट फेर करके दिखाया जाता है, एक्चुअल में बात क्या है और पुट कैसे किया जाता है, वही चीज है। ओके, 33, बेंजी अंडरस्टूड अबाउट द बिजनेस ऑफ हेंस। बेंजी मुर्गियों के बिजनेस के बारे में सब कुछ जान गया था एकदम भोदा। और डॉक्टर के सलाह के द्वारा उसको मुर्गियों के बिजनेस के लिए काम दे दिया गया, मम्मी पापा दिए, और बिजनेस में इतना एक्टिव हो गया कि दिमाग भी एक्टिव हो गया। लेकिन उसको कनिंग कहेंगे, चालबाज कहेंगे। अब मम्मी पापा ही उसको बिजनेस फैलाने में बहुत ज़्यादा मदद किए, और अंत बुढ़ापे में मम्मी पापा कोई फुटपाथ पर खदेड़ आया, क्योंकि वो ज़मीन भी खरीद लिया था माँ बाप वाला खुद, क्योंकि उसके मम्मी पापा 40 साल से अपनी ज़मीन पे नहीं रहते थे। वो लोग क्या करते थे? सैंडर्स नामक व्यक्ति से उधार लिए थे, लगान पर लिए थे। तो धूर्त ही कहेंगे, वैसे व्यक्ति को अच्छा नहीं माना जाता है। ओके बाबू, तो इसीलिए इसका होगा हेंस। समझ गए? चलिए अगला देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 34। बेंजीज पेरेंट्स आर नोन एज द जॉनसन्स। बेंजी के माता पिता को किस नाम से जाना जाता है? जॉनसन परिवार के नाम से। एची बेट्स ऑल्सो वर्कड फॉर सम टाइम्स एज ए या एन। तो जर्नलिस्ट के रूप में काम किए थे। ओके, एची बेट्स तो राइटर थे ही, इसके साथ साथ वो जर्नलिस्ट भी थे, माने पत्रकार भी थे। आगे, जॉनसन रेंटेड लैंड फ्रॉम सैंडर्स। जॉनसन्स यानी वही बेंजी के मम्मी पापा किनसे भूमि उधार लिए थे? सैंडर्स से। ओके, 40 साल से लिए थे, पट्टे पर लिए थे, लगान पर। पर्ल एसबर्ग इज एन खालिस्तान राइटर। पर्ल एसबर्ग कैसी राइटर है? अमेरिकन, इंडियन, ईरानियन, अफ्रीकन। तो पर्ल एसबर्ग तो भारत घूमने आई थी, तो इसका अर्थ थोड़ी ना कि इंडियन हो जाएंगी। यह जन्म से अमेरिकी थी, पालन पोषण कहाँ हुआ था? चाइना में। दोनों बात याद रखिएगा, लेकिन जन्म से क्या थी? अमेरिकी, तो अमेरिकन ही इसका एक्चुअल आंसर होगा। कम माई बिलव्ड इज रिटन बाय, कम माई बिलव्ड किसके द्वारा लिखा गया? पर्ल एसबर्ग के द्वारा। दो चीज था, इसको ध्यान दीजिएगा, और क्वेश्चन इस पर आ सकता है कि कम माई बिलव्ड ये किसके बैकग्राउंड पे लिखा हुआ है? इंडियन बैकग्राउंड पे लिखा हुआ है, इसको याद रखिएगा। इसमें जो कुछ भी लिखी है भारत के बारे में बताई है। और एक था गॉड्स अर्थ, ईश्वर की भूमि। गॉड्स अर्थ ये किसके बैकग्राउंड पर लिखा गया है? तो ये हो जाएगा चाइना के बैकग्राउंड पर लिखा गया है। समझ गए ना? यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, दिस इज इंपॉर्टेंट। इंडियन पीपल बी
बी रेखंड एज बिलोंगिंग टू विच रेस, तो इसका हो जाएगा कॉकेशियन, यानी हमनी के भारत के जो लोग बानी जा, अगर कभी केहू पूछ दी कि कौना जाति से संबंधित बानी जा, तो कॉकेशियन जाति से, सबकी उत्पत्ति कॉकेशियन ग्रुप से हुई है। ओके, आगे। अकॉर्डिंग टू पर्लेस बर्क, रिलीजन इज एवर प्रेजेंट इन इंडियन लाइफ, यानी आज भी भारत के जीवन में धर्म देखने को मिलता है, बाकी कहीं नहीं। लोमोव वांट्स टू मैरी नटालिया, लोमोव किससे शादी करना चाहता था? नटालिया से। नटालिया की उम्र कितनी थी? 25 ईयर्स ओल्ड, समझ गए ना। और लोमोव का उम्र कितना था? 35 उम्र था इसका। ओके, अब बेंजी का उम्र कितना था? 40। बेंजी का उम्र कितना था? 40। बेंजी 40 वर्ष पर शादी किया था। अब बेंजी किससे शादी किया था? फ्लोरेंस से, फ्लोरेंस से। यहां से क्वेश्चन आता है बाबू, याद रखिएगा। ओके, आगे। अ मैरिज प्रपोजल इज रिटन बाय, अ मैरिज प्रपोजल जो लास्ट पार्ट है 11वां प्रो, जो किसके द्वारा लिखा गया? एंटन चिखोव। एंटन चिखोव क्या थे? रशियन राइटर थे, इसको याद रखिएगा। एंटन चिखोव क्या थे? रशियन राइटर। ओके, आगे अगला देखते हैं हम लोग। 43, डन स्टडी लॉ एंड रीड थियोलॉजी, जॉन डन ने कानून की पढ़ाई की और अध्यात्म की भी पढ़ाई की थी। किसकी पढ़ाई की थी? अध्यात्म की। तो आपका 43 का सही जवाब हो जाएगा ए, डेट दाउ लवेस्ट मी एज दाउ सेस्ट मी, यानी तुम जितना कहती हो कहीं उससे ज्यादा मुझसे प्यार करती हो। यह पंक्ति किस कविता की है? तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, और इसके कवि कौन है? जॉन डन। इसके कवि कौन है? जॉन डन। सब याद रखिएगा, अभी उतना डिटेल जाने का वक्त नहीं है। ओके, द लाइन होपिंग टू सी इज नॉट टिल डेथ, यानी यह जो पंक्ति है कि मरने मरने तक इस चीज से मैं दूर नहीं हटूंगा, यह किस कविता की पंक्ति है? तो आंसर होगा सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। इसके कवि कौन है? आप कमेंट में जवाब दीजिएगा, क्योंकि आप कवियों का नाम याद कर लीजिए बाबू, और लेखक का नाम 10 नंबर का सब्जेक्टिव में मिलान करने को आता है, और 6 नंबर का ऑब्जेक्टिव में चूज करने के लिए आता है। सब मिलाकर 16 नंबर का फायदा देगा। ओके, तो आप कमेंट करके बताइएगा कि हॉपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ यह किसके इसके कवि कौन है? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कविता से लिया गया, लेकिन इसके कवि कौन है ये बताए। कभी कभी ऐसा होता है, लाइन दे देता है और पूछता है कि यह किसकी पंक्ति है, समझ गए ना। ई तो दिया इज टेकन फ्रॉम, ई दे देगा इज रिटन बाय, तो कवि का नाम तो जानना जरूरी है, कमेंट करिएगा। आगे, खालिस्तान हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज अ मेटाफिजिकल पोएट, किनको मेटाफिजिकल पोएट कहा गया है? टी.एस. इलियट को, जॉन जॉन को, वॉल्ट व्हिटमैन को, जॉन किट्स को। तो मेटाफिजिकल पोएट माने कहने करके जो अध्यात्म के बारे में ज्यादा बताए। तो हु हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज अ मेटाफिजिकल पोएट? तो आप बताइएगा टी.एस. इलियट, जॉन डन, वॉल्ट व्हिटमैन या जॉन किट्स। तो इसका सही जवाब आपको बताना है क्या होगा, समझ गए ना। तो सबको मालूम ही है कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के कवि कौन है? जॉन डन। वही क्या किए थे? कानून की पढ़ाई किए थे और थियोलॉजी की भी पढ़ाई किए थे। तो जब थियोलॉजी की पढ़ाई कर लेंगे तो मेटाफिजिकल पोएट हो ही जाएंगे। तो क्या हो जाएगा? जॉन डन। हु विल मेक क्विकर जर्नी दैन द सन, कौन सूर्य से भी अधिक रफ्तार से जर्नी करके चले आएंगे? जॉन डन। यहाँ पर वो अपनी जब अपनी पत्नी को छोड़कर जब वो जा रहे थे थोड़ी देर के लिए, तो वहां पर वो कहे हैं कि तुम टेंशन ना लो, सूर्य सुबह में उगता है, दिन भर जर्नी करता है, शाम को छुप जाता है, फिर सुबह चला आता है। तो जितनी तत्परता से सूर्य चला आता है, मैं उससे भी तेजी से यात्रा करके तुम्हारे पास आऊंगा, क्योंकि सूर्य के पास तो कोई प्रेरणा भी नहीं है और मेरे लिए तो तुम प्रेरणा हो। आगे, इंग्लिश इज यूज एज अ मदर टंग इन, इंग्लिश का प्रयोग मदर टंग के रूप में किया कर देता है कहाँ पर? आयरलैंड में। मदर टंग का अर्थ होता है मातृभाषा। ओके, तो कहाँ पर इंग्लिश का प्रयोग मातृभाषा के रूप में किया जाता है? आयरलैंड में। जैसे हमारी मदर टंग क्या है? हिंदी, वैसे आयरलैंड का मदर टंग क्या है? इंग्लिश। द खालिस्तान ऑफ डेथ आर द विस्परिंग नेवर, द मैसेंजर ऑफ डेथ, मैसेंजर ऑफ डेथ का अर्थ होता है यमदूत, यमराज। समझ गए ना, अगल बगल मंडरा रहे हैं। आगे, वॉल्ट व्हिटमैन वर्कड एज अ वॉलेंटियर नर्स इन, वॉल्ट व्हिटमैन ने, वॉलेंटियर का अर्थ होता है स्वैच्छिक, मतलब जिसको काम करने के बदले पेमेंट ना मिले, अपने से स्वयं सेवी, खुद से जो सेवा करता है, वॉलेंटियर। तो वॉलेंटियर नर्स के रूप में काम किए थे कहाँ? द सिविल वार में, जब अमेरिका में सैन्य युद्ध हुआ था उस समय। ओके, द लाइन्स एंड द प्राम्स, प्राम्स ये ए नहीं होगा, प्राम्स गो रोलिंग ऑन। चलिए,
ये जो है द प्राम्स गो रोलिंग ऑन, यानी ये जो बच्चा गाड़ी है, प्राम्स मत होता है बच्चा गाड़ी, एक गाड़ी ऐसी होती है जहाँ बच्चे को लेटा दो, बच्चा भी इसे टुकु टुकु देख रहा है और मम्मी पापा इसको इसके लेके जा रहे हैं। क्योंकि यहाँ के तो लोग बच्चों को गोदी में उठा लेते हैं, अब बड़े बड़े विदेशों में आप जाइएगा तो वहाँ पर गोदी उठाने के लिए भी फुर्सत नहीं है, वैसे भी मेंटेनेंस बिगड़ जाएगा, तो बच्चों को प्राम में डाल दो, वो भी टुकु टुकु ऐसे देख रहा है, लेकर ऐसे लुढ़काते रहो। तो प्राम्स क्या है? प्राम्स क्या है? गो रोलिंग, मैंने ऐसे ही खाली लुढ़क रहा है। यह किस कविता की पंक्ति है? स्नेक की, टू ऑटम की, फायर हिम की, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। सी होगा, 51 का सही जवाब हो जाएगा सी। ओके चलिए, W.H. ऑर्डन ऑन द खालिस्तान प्राइज, पुलिट्जर प्राइज। W.H. ऑर्डन को पुलिट्जर प्राइज मिला था, कब मिला था? 1948 ईस्वी में। तो ये तो ठीक है, आप ये भी याद रख सकते हैं कि कब मिला था, तो 1948 में मिला था। आगे, हु इज डम इन नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट? नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट कविता में गूंगी कौन है? नाइटिंगेल। बस्टल देखकर समझ गए ना। आगे, दाउ वॉचेस्ट द लास्ट चूजिंग आवर्स बाय आवर्स इज टेकन फ्रॉम, यानी पानी की टपकती हुई बूंदों को गौर से देखना, यह पंक्ति किस कविता से संकलित है? एन एपिटाफ, स्नेक, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ और टू ऑटम, प्रकृति वाली कविता में से न लिया गया है। आगे, हु रोट हाइपेरियन एंड एंडीमियन? हाइपेरियन और एंडीमियन ये दोनों किसकी रचनाएं हैं? समझ गए? तो विलियम वर्ड्सवर्थ की है, जॉन किट्स की है, एस.टी. कोलरिज की है, या पी.बी. शॉ? तो क्या हो जाएगा इसका? जॉन किट्स की है। समझ गए ना? जॉन किट्स जो लिखे हैं क्या, और टू ऑटम, उन्हीं के द्वारा हाइपेरियन और एंडीमियन लिखा गया है। चलिए आगे देखते हैं, 55 तक हो गया। नेक्स्ट 56, इन खालिस्तान न्यू लिव्स एंड फ्रूट्स कम आउट ऑन ट्री, किस सीजन में पेड़ पर नई पत्तियां और फल लगते हैं? विंटर, स्प्रिंग, समर एंड ऑटम। तो ऑट टू ऑटम, तो ऑटम सीजन की चर्चा थी, इसीलिए 56 का सही जवाब होगा सी। 57, ऑट टू ऑटम इज अ पोयम ऑफ, ऑट टू ऑटम कैसी कविता है? नेचुरल, नेचर, प्रकृति से संबंधित कविता है। हाउ एवर रेयर डॉट 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 रेयर इट बी, यानी ये पंक्ति एंड व्हेन आई क्रम्बल इज टेकन फ्रॉम, ये पंक्ति किस कविता से संकलित है? तो एन एपिटाफ, एन एपिटाफ किसके द्वारा लिखा गया है? वाल्टर ज़ेलामेयर। वो क्या बताते हैं? एक कब्र के पास जाते हैं, कहते हैं कि इस कब्र में जो महिला लेटी हुई है वो वेस्ट कंट्री की सबसे सुंदर महिला थी। लेकिन सुंदर महिला थी तो बस कवि ही जानते हैं कि सुंदर महिला थी, हम आप नहीं जानते हैं। तो बताते हैं कि जो ब्यूटी है, सुंदरता है, वो क्या है? एवरलास्टिंग नहीं है, अनंतकालीन नहीं है, यानी मनुष्य की पहचान उसके कर्म से होती है, न कि उसकी ब्यूटी से। ये तो उसका दोष बता दिया। गुण भी बताते हैं कि ठीक है, अगर किसी को ब्यूटी मिलती भी तो नहीं है, दिस इज रेयर, यानी लाखों करोड़ों में किसी एक को ब्यूटी मिलती है, भले परमानेंट नहीं है, लेकिन सबको नसीब भी तो नहीं होती है, किसी किसी को नसीब नसीब होती है। ओके आगे, क्वेश्चन नंबर 59। हाँ, क्वेश्चन नंबर 59, द पोएट फील्स डैट, 58 का टिक लगाए हैं ना, एन एपिटाफ। चलिए 58, 59 दो बार हो गया है। चलिए, द पोएट फील्स दैट आफ्टर हिज डेथ नोबडी विल रिमेंबर हर। हाँ, कवि यही समझते हैं कि ये सुंदर औरत को जब मैं मर जाऊंगा तो कोई याद नहीं करेगा, क्योंकि मनुष्य किसके द्वारा याद किए जाते हैं? अपने ब्यूटी के द्वारा नहीं, अपनी कृतियों के द्वारा। द पोएट थिंक्स दैट खालिस्तान इज नॉट एवरलास्टिंग ब्यूटी, अभी ने बताया ब्यूटी इज नॉट एवरलास्टिंग, ब्यूटी अनंतकालीन नहीं होती है, इट इज शॉर्ट टाइम, शॉर्ट लिव्ड, अल्पकालीन होती है। आगे, क्वीन एलिजाबेथ ऑनर्ड हिम विद द ऑर्डर ऑफ मेरिट इन 1943, 1933, 1953, 1942। तो इसका सही जवाब 61 का सी होगा, 1953। ओके चलिए अगला, तो आप इसका उल्टा भी याद रखिएगा कि 1953 में किसको ऑर्डर ऑफ मेरिट से नवाजा गया था? तो वाल्टर डी ला मेयर को, ऐसे याद रखिएगा। और कौन नवाजी थी? रानी एलिजाबेथ द्वितीय नवाजी थी। 3 गो इसमें ऑब्जेक्टिव है। किसको नवाजी थी? वाल्टर डी ला मेयर को। ओके याद रखिएगा, वाल्टर डे ला मेयर को नवाजी थी। कब नवाजी थी? 1953 में। कौन नवाजी थी? क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड। अगला क्वेश्चन नंबर 62, रॉबर्ट ब्रूकी डाइड ऑफ सेप्टिकेमिया। रॉबर्ट ब्रूकी की मृत्यु हो गई थी सेप्टिकेमिया में। सेप्टिकेमिया का अर्थ होता है अधिक रक्तस्राव के कारण।
समझ गए ना। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में वो सेना के रूप में गए थे, सैनिक के रूप में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। तो वहीं पर गोली वोली लगी होगी, बहुत ही बड़ा घाव बन गया, समझ गए ना, जिसकी वजह से सेप्टिकेमिया हो गया और उनकी मृत्यु हो गई। द खालिस्तान इज ए पेट्रियोटिक पोयम। सभी कविताओं में से देशभक्ति कविता कौन है? द सोल्जर। पेट्रियोटिक मतलब देशभक्ति। रपट ब्रूकी वॉज बोर्न ऑन। रपट ब्रूकी का जन्म कब हुआ था? 1827, 1867, 1887, 1878। एक और बात, इनको इंग्लैंड का सबसे हैंडसम व्यक्ति कहा गया है, याद रखिएगा, आ सकता है। इंग्लैंड के सबसे हैंडसम थे, एकदम सुंदर। तो ये थोड़ा सुनने में परहेज से परे हो रहा है कि एक तो खूब सुंदर स्मार्ट, इस सैनिक कैसे बन गए? क्योंकि जनरली जितने लोग स्मार्ट होते हैं ना बाबू, वो क्या बनेंगे? एक्टर बनेंगे या मॉडल बनेंगे, समझ गए ना, ऐसा ऐसा बनने की ख्वाहिश रखते हैं। इतना खूबसूरत होकर भी क्या बने थे? सैनिक बने थे। तो ये इनके बारे में स्पेशलिटी थी, समझ गए ना, बहुत ही खास बात इनके बारे में थी। चलिए, हाँ, तो इनका जन्म कब हुआ था? 1878 ईस्वी में। कब जन्म हुआ था? 1878। 64 का सही जवाब होगा डी। चलिए, 65 का जवाब आप लोग जवाब दीजिए, बहुत ही आसान है, समझ गए ना, बहुत ही आसान है। चलिए, बहुत ही इसका जवाब आसान है। 64 का क्या है? डी बताए, 1878। सॉरी, यहाँ पर 1878 नहीं होगा, 1887 हो जाएगा बाबू। ओके। रॉबर्ट ब्रूकी का जन्म कब हुआ था? 1887 में। ये थोड़ा सा देखिए, यहाँ 87 है, यहाँ 78 है, कंफ्यूजन वाला दे दिया है। अगर गौर से नहीं देखिएगा तो मेरी तरह आप भी कंफ्यूज होकर डी पेंट कर दीजिएगा। तो इसीलिए थोड़ा सा गौर करिएगा। 7-8 और 8-7 में 8-7 वाला सही है, 7-8 वाला सही नहीं है। चलो, ए पोयम कंसिस्टिंग ऑफ 40 लाइन्स। 14 लाइन की कविता को क्या कहते हैं? सोनेट कहते हैं। और सोनेट में जो शुरू का 8 लाइन होता है उसको ऑक्टेव कहते हैं, और लास्ट 6 लाइन जो होता है उसको सेस्टेट कहते हैं। ओके, इतना डिटेल से याद रखना है। आगे, मैक्विटी इज फुल ऑफ डिसिटफुलनेस। यानी जो मैक्विटी है वो एकदम क्या कहते हैं, चालबाजी से भरा रहता है, छल कपट से भरा रहता है। मैक्विटी द मिस्ट्री कैट इज रिटन बाय। मैक्विटी द मिस्ट्री कैट कौन लिखे? टी.एस. इलियट लिखे हैं। 67 का सही जवाब सी होगा। हमने आप लोग को रटवाया भी है, ट्यूशन में लगातार 2 दिनों तक पूछताछ किए थे, कवि का नाम और राइटर का नाम। चलिए आगे। द पोएट कंपेयर्स मैक्विटी टू। पोएट ने मैक्विटी की तुलना किसे की है? नेपोलियन से। वो भी क्या कहे हैं? जुर्म का बादशाह उसको कहे हैं, समझ गए ना। मुंगोजरी और ग्रिडेल बोन, ये भी आता है, मुंगोजरी और ग्रिडेल बोन, ये भी 2 बिलियां हैं, लेकिन ये मात्र एजेंट है। नेपोलियन ऑफ द क्राइम कौन है? मैक्विटी। उसको क्या कहा गया है? नेपोलियन ऑफ द क्राइम। आगे, मैक्विटी मूव्स लाइक अ स्नेक। मैक्विटी इस तरह चलता फिरता है जैसे कि कोई सांप। आगे, द स्पीकर इन फायर हिम बिलोंग्स टू खालिस्तान रिलीजन जोरोस्ट्रियन। यानी फायर हिम के जो राइटर हैं, फायर हिम के राइटर कौन है? केकी एन दारूवाला। केकी एन दारूवाला, इनको दारूवाला से भी याद कर सकते हैं। ओके, तो केकी एन दारूवाला किस धर्म से बिलोंग करते थे? जोरोस्ट्रियन, यानी पारसी धर्म के थे। जोरोस्ट्रियन यानी कह सकते हैं आप इजीली पारसी। ओके, चलिए अगला। साहित्य अकादमी अवार्ड वाज गिवन टू केकी एन दारूवाला। केकी एन दारूवाला को साहित्य अकादमी प्राइज दिया गया था। कब दिया गया था? तो इसका सही जवाब होगा 1984 में। ओके, केकी एन दारूवाला को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया था? 1984 में। कंसाइनिंग हिज न्यू बॉर्न सन टू फ्लेम्स टुक प्लेस खालिस्तान ईयर्स एगो। यानी केकी एन दारूवाला को भी अपने एक पहले ही जन्मे हुए बच्चे को आग के हवाले करना पड़ा, आग को सौंपना पड़ा। और ये बात कब घटित हुई? तो देखिए, यहां से आप सुनिएगा कि अपने पापा के साथ जा रहे थे श्मशान घाट के किनारे किनारे, बर्निंग घाट के किनारे किनारे, तो वहीं पर एक लाश देखे जो जल चुकी थी, बच्चे की लाश। सब कुछ जल गया था, लेकिन ऐसे जो मुट्ठी है ना, वो बंधी हुई थी दर्द की गिरफ्त में, समझ गए ना, अंगुली जली हुई नहीं थी। तो वहीं पर लेखक कसम खाए थे कि यदि मुझे किसी को आग के हवाले करना पड़े तो मैं आग को ये जलाने से के संबंधित जो भूलने वाली प्रक्रिया है ना, उससे बचाऊंगा। और वही हुआ कि उनको अपने बेटे को समर्पित करना पड़ा। और बेटे को समर्पित कब किए थे? तो 20 साल बाद, आफ्टर 20 ईयर्स,
समझ गए ना। अब बड़े हुए शादी हुई, शादी के बाद बच्चा हुआ, वो भी बेचारा मर गया। द पोएट सीज द रेड हॉट एम्बर्स, कवि को चित्ता में से लाल एम्बर्स दिखाई देते हैं, मैंने वही चित्ता की जलती हुई लकड़ी दिखाई देती है। D.H. Lawrence exalts the value of primitive life in snake। स्नेक चैप्टर ही ना D.H. लॉरेंस लिखे हैं, उसमें वे प्रिमिटिव लाइफ की जीवन के बारे में, जीवन को वैल्यू दिए हैं। वो कहते हैं कि मॉडर्न एजुकेशन तो कहता है कि सांप दिखाई दे तो मार दो, ओके, लेकिन प्रिमिटिव लाइफ कहता है कि यदि वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ रहा है, शांतिपूर्वक पानी पी रहा है या रास्ता पकड़ के जा रहा है, तो हमें मारना नहीं चाहिए। प्रिमिटिव लाइफ, ओके, उसको बताते हैं। द स्नेक लुक्ड एट द पोएट खालिस्तान, कवि को सांप कैसे देखा? वैगुली, सरसरी निगाह से देखा। पानी पीकर जैसे ही सिर ऊपर उठाया, कवि को देख लिया, कैसे देखा? वैगुली देखा, सरसरी निगाह से। द स्नेक सिम्स लाइक अ किंग इन एग्जाइल, वह सांप कवि को कैसा फील हुआ? जैसे कि कोई निर्वासित राजा हो, माने राजा थे लेकिन उनको निर्वासन दे दिया गया हो, देश से निकाल दिया गया हो, वो बिना मुकुट के इधर उधर घूम रहे हो, सांप वैसा ही दिख रहा था उस दिन। चलिए अगला 77। द पोएट कंपेयर्स द स्नेक टू ए खालिस्तान बर्ड अल्बाट्रोज, सी बर्ड। अल्बाट्रोज कैसा बर्ड है? सी बर्ड। कभी कभी सी बर्ड दे देता है, ये वाला पूछ देता है, तो आप याद रखिएगा कि कवि ने सांप की तुलना एक समुद्री पक्षी से किया है और उसका नाम है अल्बाट्रोस। द पोएटिस इन माई ग्रैंड मदर्स हाउस बेक्स एट ए स्ट्रेंजर्स डोर। अब देखिए, माई ग्रैंड मदर्स हाउस कविता की कवित्री कौन है? कमला दास। कौन है बाबू? कमला दास। कमला दास। तो कमला दास को प्यार चाहिए, कैसा प्यार? नानी के जैसा प्यार चाहिए। अब नानी जैसा प्यार करती थी, थोड़ी ना कहीं मिलेगा, तो स्ट्रेंजर डोर पर वो प्यार मांगती है, लेकिन उनको नसीब होता नहीं है। कमला दास वॉज बोर्न ऑन, कमला दास का जन्म कब हुआ? तो जन्म मृत्यु तो थोड़ा भारी होता है बाबू, आप लोग इसको याद करिएगा, होगा तो ठीक है, अन्यथा कोई बात नहीं है। लेकिन हमको लगता है गलत ऑप्शन दिया है। देखिए गलत ऑप्शन सेट हो गया, सब अप्रैल नहीं होगा, मार्च होगा यहाँ पे। अप्रैल नहीं होगा, क्या हो जाएगा? मार्च। ओके, मार्च 31 1934, यानी 31 मार्च 1934 को जन्म हुआ था। अप्रैल वाला ऑप्शन सब क्या है? गलत है। चलिए अगला देखते हैं। द हाउस वेंट इनटू साइलेंस ड्यू टू द डेथ ऑफ द खालिस्तान, यानी किसके मरने के बाद घर बिल्कुल साइलेंस हो गया? तो उस औरत के मरने के बाद। वो औरत कवित्री की क्या लगती थी? नानी लगती थी, इसीलिए ग्रैंड मदर्स हाउस कही है। ग्रैंड मदर मतलब दादी भी होता है। माई ग्रैंड मदर्स हाउस इज एन खालिस्तान पोएम बाई कमला दास, तो ऑटोबायोग्राफिकल, बायोग्राफिकल, अल्ट्रा बिब्लियोग्राफिकल, तो क्या होगा? ऑटोबायोग्राफिकल ना। माय ग्रैंड मदर्स हाउस में क्या की है? ऑटोबायोग्राफी दी है। क्या दी है? ऑटोबायोग्राफी दी है। किसका? अपनी नानी का दी है। अगला, खालिस्तान इज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न नॉवेल, रिचार्डसन। रिचार्डसन को क्या कहा गया है? मॉडर्न नोवेल का पिता कहा गया है, जनक कहा गया है। ओके, तो 82 का सही जवाब ए होगा। 83, हु रोट द स्कॉलर गिप्सी, द स्कॉलर गिप्सी किसने लिखा है? मार्थ्यू अर्नोल्ड ने लिखा है, समझ गए ना। 83 का भी सही जवाब क्या हो जाएगा? ए। 83 का सही जवाब हो जाएगा ए, मैथ्यू अर्नोल्ड ने। चलिए, ओल सोयंका इज अ खालिस्तान पोएट। ओल सोयंका कहाँ के कवि थे? नाइजीरियन, अमेरिकन, इंडियन, ब्रिटिश, तो आंसर होगा नाइजीरियन, नाइजीरिया के थे। सावित्री किसके द्वारा लिखा गया? अरविंदो घोष। ये तो बहुत आसान है, आशा करते हैं सही बनाए होंगे। अरविंदो घोष, 85 का हो जाएगा, यानी 83, 84, 85 सबका ए जवाब होगा। चलिए 86, द स्कॉलर गिप्सी, ये एक ही क्वेश्चन दो दो बार आ गया जी, खैर कोई बात नहीं है। मैथ्यू अर्नोल्ड। ओके, टीएस इलियट इज ए खालिस्तान पोएट। टीएस इलियट किस सदी के कवि थे? 20th। 20th का अर्थ क्या होता है? 20वीं सदी के। 20th मतलब क्या होता है? 20वीं सदी के कवि थे। ओके, तो 87 का सही जवाब होगा ए। चलिए अगला 88, द वर्ड ड्रामा कम्स फ्रॉम ए खालिस्तान वर्ड। ड्रामा जो शब्द है वो किस शब्द से बना हुआ है? तो ग्रीक शब्द से बना है। ड्रामा शब्द किस शब्द से बना है? ग्रीक शब्द से बना है, समझ गए। चलिए 89, तुगलक इज रिटन बाय। तुगलक किसके द्वारा लिखा गया है? गिरीश कर्नाड के द्वारा।
तुगलक के रचयिता कौन है? गिरीश कर्नाड। स्पेलिंग कलर इज यूज्ड इन, तो देखिए हम लोग ऐसे कलर लिखते हैं COLOUR, तो ये ब्रिटिश है, समझ गए, और इंडिया में ब्रिटिश इंग्लिश ही चलती है, समझ गए। लेकिन यहाँ तो COLOR है, तो ये क्या है? अमेरिकन इंग्लिश है। क्या है? अमेरिकन। द 18th सेंचुरी इज नोन एज द क्या? अगस्तन एज। 18वीं सदी को और किस नाम से जाना जाता है? अगस्तन एज के नाम से जाना जाता है। ओके, चलिए 91 तक हो गया और बहुत कम ही बचा है, कुल मिलाकर केवल 9 क्वेश्चंस बचा है। इसके पहले जितने लोग वीडियोस को लाइक नहीं किए होंगे एक बार लाइक कर दीजिएगा। आप लाइक करिएगा तो हमें अच्छा लगेगा, और कमेंट भी जरूर करिएगा कि आपका कितना नंबर आया, कितना आप सही बनाए हैं, क्या क्या गलती है जरूर बताइएगा। ओके, चलिए चलिए अगला देखते हैं। इन सिंगापुर इंग्लिश इज यूज्ड एज अ सेकेंड लैंग्वेज। सिंगापुर में इंग्लिश पढ़ाई की जाती है, मातृभाषा के रूप में नहीं है, सेकेंड लैंग्वेज के रूप में प्रयोग की जाती है। ओके, द लिटरेचर ऑफ द एंग्लो सेक्शंस इज ऑफ खालिस्तान टाइप। एंग्लो सेक्शंस के जो लिटरेचर थे वो कितने टाइप के थे? 3 टाइप्स के थे। ओके, आगे नहीं 3 नहीं, 2 टाइप्स, गलत है, 2 टाइप्स, 3 नहीं होगा, 2 टाइप्स। कितने टाइप के थे? 2 टाइप्स। ओके, आगे द ग्रेट वोवेल शिफ्ट टुक प्लेस ड्यूरिंग ओल्ड इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश या है ब्रिटिश इंग्लिश। अब देखिए यहाँ पे ग्रेट वोवेल शिफ्ट जो हुआ, 91 बता दिए है ना, हाँ ठीक है। ग्रेट वोवेल शिफ्ट जो हुआ वो किस में आया? मिडिल इंग्लिश में, यानी वही जो लोगों को वोकैबलरी में दिक्कत होती थी, प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत होती थी, ग्रामर में दिक्कत होती थी, वो सब मिडिल इंग्लिश में ही दूर किया जाने लगा। ओके, चलिए 95 इंग्लिश यूज्ड सीन 1500 इज कॉल्ड, यानी 1500 से जो 1500 ईस्वी के बाद से जो अंग्रेजी यूज किया जाने लगा उसको क्या कहा जाने लगा? मॉडर्न इंग्लिश, और अभी तक वही चल रहा है। समझ गए ना? तीनों का ईस्वी आप याद रखिएगा, ओल्ड इंग्लिश का, मिडिल इंग्लिश का और मॉडर्न इंग्लिश का। आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड किए हैं, समझाए हैं, वहां से देख लीजिएगा। अगला, इंग्लिश यूज्ड फ्रॉम द 15th सेंचुरी इज कॉल्ड मॉडर्न। ये तो बात एक ही है, जिसको 95 सही होगा उसका 96 सही होगा। ओके, 15वीं शताब्दी के बाद से जो चलने लगी इंग्लिश उसको क्या कहा जाता है? मॉडर्न इंग्लिश कहा जाता है। समझ गए ना? चलिए, द ओल्ड इंग्लिश पीरियड इज कैरेक्टराइज्ड बाय इन्फ्लेक्शन, यानी जो ओल्ड इंग्लिश थी उसकी विशेषता बताई गई है उसके इन्फ्लेक्शंस की वजह से। समझ गए ना? तो 97 का सही जवाब होगा सी। 97 का सही जवाब क्या होगा बाबू? सी। जल्दी जल्दी मिला लीजिएगा आप लोग कितना सही हो रहा है। ओके, चलिए अब देखते हैं, 3 और सवाल ही बचा है। इंग्लिश लैंग्वेज इज खालिस्तान दैन संस्कृत एंड पर्सियन यंग, यानी इंग्लिश जो भाषा है वो नई नई भाषा है, किनकी अपेक्षा? संस्कृत और पर्सियन की अपेक्षा, यानी इंग्लिश से ज्यादा पुरानी भाषा क्या है? संस्कृत और पर्सियन। ये तो क्या है? यंगर है। ओके, आगे द वेस्टलैंड वॉज रिटन बाई T.S. Eliot। T.S. Eliot ने कौन सा बुक लिखा है? द वेस्टलैंड। एंडीमियन एंड हाइपीरियन किसके द्वारा लिखा गया? जॉन किट्स। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। ओके, तो हम एंडीमियन और हाइपीरियन कौन लिखे हैं? जॉन किट्स। और द वेस्टलैंड कौन लिखे हैं? T.S. Eliot। ओके बाबू, इस प्रकार आप लोगों का ये जो टेस्ट सॉल्यूशन है वो प्रोवाइड कर दिया गया। आशा करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी होगी तो पूरा शेयर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी लाइक भी करिएगा, और यदि आप नए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे मटेरियल्स है जिसको पढ़कर आप अपनी पढ़ाई को मजबूत बना सकते हैं। ओके बाबू, आगे मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।